Here dear student, again most welcome all of you in Made Mind Ved Academy channel. So all dear student, today हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे यूपीएससी नेट बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम, जेएनएम नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम और साथ ही साथ पैरामेडिकल इंट्रेंस एग्जाम 2026 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बायोलॉजी एनसीईआरटी क्लास को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जो एनसीईआरटी क्लास पार्ट थर्ड को डिस्कस करेंगे। सो 101 क्वेश्चन पूछा गया है। फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट क्या होते हैं, मतलब कि अपूर्ण मृतोपजीवी, मतलब अपूर्ण परजीवी जो है कैसे होते हैं। जो अविकल्पी परजीवी, यहाँ पर फैकल्टेटिव का मतलब है अविकल्पी परजीवी। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है ऐसा परजीवी जो मृत जीवी के रूप में भी जीवित रह सकता है, या फिर सेकेंड ऑप्शन दिया है जो सदा मृत जीवी पाया जाता है। थर्ड ऑप्शन है जो सदा मृत जीवी पाया जाता है। एंड जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऐसा मृत जीवी जो परजीवी के रूप में भी रह सकता है। तो फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट क्या होते हैं? तो फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट ऐसे सेप्रोफाइट होते हैं जो कि परजीवी मतलब कि ए पैरासाइट दैट कैन आल्सो लिव एज अ सेप्रोफाइट, मतलब कि ऐसे परजीवी होते हैं जो मृत जीवी या मृतोपजीवी के रूप में भी रह सकते हैं। सो ऑप्शन ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कंसाइडर्ड द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी? यहाँ पर दिया है तर्काजन, मतलब क्या रहेगा तख्ताजन। आप लोगों ने पढ़ा होगा ऐसे, तख्ताजन करके एक साइंटिस्ट का नाम है। सेकेंड है बेंथम और हुकर, थर्ड है लिनियस एंड लास्ट ऑप्शन है थियोफ्रेस्टस। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जो जाना जाता है वह लेनियस को जाना जाता है, जिन्होंने जो है बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। अगला प्रश्न है जिम्नोस्पर्म में बीज जो है नग्न होते हैं क्योंकि? जो जिम्नोस्पर्म होता है उनमें जो सीड होता है वह खुला होता है, दिखता है ऐसे, तो क्यों होता है? वर्तिकाएं उपस्थित नहीं होती हैं, न्यूक्लियस उपस्थित नहीं होता है, आवरण उपस्थित नहीं होते, इंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट, मतलब कि इंडोस्पर्म उपस्थित नहीं होता है। तो जो जिम्नोस्पर्म हो गए, जैसे साइकस हो गए, पाइनस हो गए, जिंगो हो गए, इन सभी में सीड क्या होते हैं हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, ऐसे खुले आंखों से देख सकते हैं। तो साइकस का प्लांट हम आपको बना के दिखा दे तो ये इसका सीड है, ऐसे ऐसे पत्तियां होती है इसके, पेट्रोल टंकी वगैरह पे आप लोगों ने देखा होगा, या फिर आपके कॉलेज में भी लगा होगा साइकस रिवोल्यूटा, साइकस जिराडियाना। तो साइकस रिवोल्यूटा, साइकस जो और अनदर स्पीसीज हो गए, और पाइनस जिराडियाना वगैरह हो गया, क्योंकि इनमें क्या होता है कवरिंग आर नॉट प्रेजेंट, इनमें जो सीड कोट नहीं उपस्थित होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर जो है वर्गीकरण आवश्यक है क्यों? वर्गीकरण करना क्यों आवश्यक होता है? बहुत बड़ी संख्या में वस्तुओं के संबंध में किसी वस्तु को दर्शाने के लिए, जीवन की विविधता को समझने के लिए, एंड जीवों के बारे में अधिक उपयुक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए, एंड लास्ट तीजा उपयुक्त सभी के लिए। तो किसी भी एनिमल या किसी भी लिविंग बींग्स को या किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करना इसलिए नेसेसरी का होता है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में वस्तुओं के संबंध में किसी वस्तु को दर्शाने के लिए, उनकी जो है लाइफ की डाइवर्सिटी को जानने के लिए, और जीवों के बारे में अधिक उपयुक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए। सो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, उपयुक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है जीवों के एक समूह का विकासात्मक इतिहास क्या कहलाता है? व्हाट इज द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड? फाइलोजेनी, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, नन ऑफ दीज। तो हमने आप सभी को बताया था कि विकासात्मक इतिहास जो रहेगा वह क्या कहलाएगा, जो है वह क्या कहलाएगा वंश वृत्ति या जाति वृत्ति, मतलब कि ऑप्शन ए वाला रहेगा, ऑप्शन ए वाला रहेगा, जो कि ओसवाल्ड टिप्पो ने शायद दिया था। अगला प्रश्न है पौधे जो है जानवरों से भिन्न होते हैं क्योंकि? उनमें गति नहीं होती है, उनमें उद्दीपन प्रतिक्रिया नहीं होती, मतलब कि स्टिमुलेशन, जैसे गर्मी लगा तो हाथ उठा ले तावे से, वह स्वपोषी होते हैं उपरोक्त सभी। तो पौधे जो होते हैं जानवरों से इस कारण डिफरेंट होते हैं क्योंकि पौधे में क्या होते हैं, पौधे जो होते हैं वह स्वपोषी होते, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। एनिमल्स आर हेटरोट्रॉप बट प्लांट आर ऑटोट्रॉप, मतलब कि जो सनलाइट से भोजन बना रहे हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर जो है पौधों के वानस्पतिक नामकरण में क्या होता है? वंश नाम जाति नाम के बाद लिखा जाता है, दोनों नाम का पहला अक्षर बड़ा होता है, वंश और जाति नाम समान हो सकते हैं, दोनों नाम तिरछे लिखे जाते हैं। तो देखिए क्या होता है जो है बायोनॉमियल बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर में क्या होता है कि वंश और जाति का नाम जो यहाँ पर दिया है, वंश नाम और जाति की बाद दोनों नाम का पहला अक्षर बड़ा, यहाँ पर ऐसे भी नहीं रहेगा। तो जो सातवें क्वेश्चन का आंसर रहेगा वह डी हो जाएगा। क्या होगा, दोनों नाम तिरछे लिखे जाते हैं, जैसे मैजी फेरा इंडिका। तो एक का क्या होता है स्टार्टिंग वाला कैपिटल, यहाँ पर स्मॉल, ये वंश है जाति है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है द्विनाम पद्धति का सुझाव किसने दिया था? बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम किसने दिया?
व्हिटेकर, लिनियस, मेंडल, टिप्पो। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, कैरोलस लिनियस ने दिया था। 1753 में द्विनाम नामकरण पद्धति थी जिसमें प्रत्येक जीव का दो नाम होता है, एक पहला वंश, दूसरा जाति, जीनस और स्पीसीज। अगला प्रश्न है द्विनामकरण का अर्थ क्या है, तो रिप्रेजेंटेशन बाय ऑर्डर एंड फैमिली, रिप्रेजेंटेशन बाय फैमिली एंड जीनस, रिप्रेजेंटेशन बाय जीनस एंड स्पीसीज, एंड लास्ट इज रिप्रेजेंटेशन बाय स्पीसीज एंड वैरायटी। सो हमने आपको बताया था जीएस, तो क्या हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन बाय जीनस एंड स्पीसीज, मतलब कि वंश और जाति से नाम का प्रतिनिधित्व करना या फिर इंडिकेट करना। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है किस लक्षण का उपयोग प्रजाति पहचान में सर्वाधिक उपयोगी है परंतु प्रायः नहीं किया जा सकता है, संकरण, और दूसरा ऑप्शन है आनुवंशिक पदार्थ, तीसरा है मार्फोलॉजी एंड लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो क्या पूछा है कि किस लक्षण का ज़्यादातर उपयोग हम जो है स्पीसीज को इंडिकेट या फिर बोले आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं परंतु प्रायः नहीं किया जाता है। सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, जेनेटिक मटेरियल। ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर है। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए आरएनए द्वारा प्रजाति की सही पहचान की जा सकती है परंतु यह प्रक्रिया जटिल और महंगी होने के कारण हमेशा उपयोग नहीं होती है। अगला प्रश्न है किस समूह के जीवों की पहचान के लिए जैव रासायनिक समानता का उपयोग किया जाता है, मतलब कि बायोकेमिकल सिमिलैरिटी, कवक, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप। सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, मोनेरा। मोनेरा में कौन आता है, बैक्टीरिया आते हैं। कैसे बैक्टीरिया आते हैं, प्रोकैरियोटिक आते हैं। अगला प्रश्न है नामकरण के संबंध में कौन सा कथन सही है, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग नॉमेनक्लेचर। वंश का पहला अक्षर बड़ा और जाति का छोटा होता है। दूसरा यहाँ पर वैज्ञानिक नाम तिरछे में लिखे जाते हैं। थर्ड ऑप्शन है हाथ से लिखते समय उन्हें रेखांकित, जैसे यहाँ पर हमने अंडरलाइन किया ऐसे अंडरलाइन किया जाता है। सो ऑप्शन यहाँ पर डी वाला सही है। सभी स्टेटमेंट जो है लगभग सही है और ये सभी किसके पार्ट है, तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के पार्ट है, दो नामकरण पद्धति के हिस्सा है। अगला प्रश्न है क्रमबद्ध वर्गीकरण का अर्थ क्या है, विभागों को वर्गों में बांटना, एंड यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है गणों को कुलों में बांटना, फिर दिया है वस्तुओं को कर्मावार वर्गों में बांटना, कुलों को वंश में बांटना। तो जो क्रमबद्ध वर्गीकरण का अर्थ होता है इसका मतलब होता है कि वस्तुओं को सीक्वेंस साइज जो है क्लासिफाई करना या फिर अरेंज करना, ऑर्डरिंग करना। ऑप्शन सी वाला सही है। अगला प्रश्न है पिगमेंट फाइकोइरिथ्रिन, मतलब कि वर्णक वर्णक फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन किसमें पाए जाते हैं, यू बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज। सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला, साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। इसमें नॉस्टॉक, एनाबिना वगैरह आते हैं। इन्हीं को नीलहरी शैवाल कहा जाता है, जो कि पीवाईक्यू है प्रीवियस ईयर 2024 के बीएससी नर्सिंग का। अगला प्रश्न है वर्गीकरण की इकाई क्या है, यह भी पीवाईक्यू है जो कि पूछा गया है। तो वर्गीकरण की जो इकाई होती है क्या होती है, जाति होती है। ऑप्शन सी बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जाति, स्पीसीज। ऑप्शन यहाँ पर जो है बी वाला करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है जब जाति नाम वंश नाम की पुनरावृत्ति करता है तो उसे क्या कहते हैं, व्हेन द स्पीसीज नेम इज रिपीटेशन ऑफ द जीनस नेम इट इज कॉल्ड सिनोनिम, एंटोनिम एंड टाटोनिम एंड जो है नन ऑफ दीज। तो जब जाति का नाम जो है जीनस वाले नाम, मतलब जाति नाम वंश नाम की क्या करे, मतलब कि रिसाइकल करे, पुनरावृत्ति करे, तो उसे हम क्या कहते हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, उसे हम टाटोनिम कैसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिए हैं रेटस, रेटस देख सकते हैं ना, सेम सेम है कि नहीं, रेटस रेटस यही क्या होता है, जाति जो वंश का नाम है और जाति के नाम को रिपीट कर रहा है। अगला प्रश्न है मेडन हेयर ट्री क्या है, फिड्रा, साइकस, इक्विसेटम, गिंको। सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, गिंको को ही मेडन हेयर ट्री कहा जाता है। गिंको बिलोबा जिसे मेडन हेयर ट्री कहा जाता है, यह एक क्या है, लिविंग फॉसिल है, जीवित जीवाश्म जो जिम्नोस्पर्म समूह में आता है। अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू टिप्पो नॉस्टॉक इज प्लेस्ड इन, ओसवाल्ड टिप्पो के अनुसार नॉस्टॉक जो कि एक प्रकार का ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब कि ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, मतलब कि नीलहरी शैवाल जीवाणु है, इसे कहाँ रखा गया है, क्रायोफाइटा में, फाइलम पोरोफाइटा में एंड साइनोफाइटा में, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में। सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, साइनोफाइटा में। अगला प्रश्न है कौन से नाम माने जाते हैं, मतलब कि ऐसे कौन से नाम है जिसे हम वैलिड मानते हैं, अनवैलिड नहीं, मतलब कि लीगल मानते हैं, इलीगल नहीं।
जो सबसे पहले प्रस्तावित हो, जो सबसे पहले प्रकाशित हो, जिनका होलोटाइप उपलब्ध हो, उपरोक्त सभी। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला, जो इन सभी कैरेक्टर्स को फॉलो करे, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही है। अगला प्रश्न है, किसी भी पौधे को वैज्ञानिक नाम देने के लिए वर्तमान में क्या आवश्यक है? नाम बहुत लंबा ना हो, उच्चारण कठिन ना हो, नाम आईसीबीएन के नियमों के अनुसार हो। तो आईसीबीएन यह जो है कि पीवाईक्यू है 2024 और 2022 का, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। 120 वाले क्वेश्चन का आंसर, सॉरी 120 वाले क्वेश्चन का आंसर डी नहीं होगा, यहाँ पर सी ही होगा, नाम आईसीबीएन के नियमों के अनुसार हो। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रोटिस्टा में कौन शामिल है? प्रोटोजोआ, शैवाल कवक, शैवाल, ब्रायोफाइटा कवक, कवक, स्लाइम मोल्ड, सहजीवी पौधे, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, शैवाल। सो प्रोटिस्टा में एक कोश किए आते हैं। सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, प्रोटोजोआ, शैवाल कवक। यहाँ पर देख सकते हैं प्रोटिस्टा राज्य में यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव जैसे प्रोटोजोआ, शैवाल और स्लाइम मोल्ड शामिल है। अगला प्रश्न है, पौधों का कृत्रिम वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? पौधों का कृत्रिम वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? एंगलर, बेंथम और हुकर, लेनियस, टिप्पो। सो जो पौधों का कृत्रिम वर्गीकरण दिया था वह किसने दिया था बताइए? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, लेनियस ने दिया था। कैरोलस लेनियस ने फूलों की भागों की संख्या के आधार पर कृत्रिम वर्गीकरण दिया था। अगला प्रश्न है, व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में यूकैरियोट की स्थिति कहाँ पर है? केवल 2 जगतों में, केवल 3 जगतों में, केवल 4 जगतों में, सभी 5 जगतों में। यहाँ पर जगत का मतलब राज्य, किंगडम। सो करेक्ट आंसर है सी वाला, यहाँ पर केवल 4 जगतों में है। जैसे यहाँ पर पांच राज्य वर्गीकरण में यूकैरियोट, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी और एनिमैलिया में पाए जाते हैं, मोनेरा प्रोकैरियोटिक होता है। अगला प्रश्न है, नई प्रजाति की पहचान के लिए कौन सा लक्षण या गुण सबसे उपयुक्त है? पुष्पीय लक्षण, शारीरिक लक्षण, क्रियात्मक लक्षण, एंडोस्पर्म लक्षण। तो कोई नया फूल आ गया हमारे मार्केट में तो हम कैसे पहचानेंगे, या फिर हमारे यहाँ के गार्डन में? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, उसके हम फ्लोरल कैरेक्टर से। ऑप्शन ए वाला कितना उसमें क्या है, गाइनीशियम है, मतलब कार्पल कितना है, पेटल कितना है, सेपल कितने हैं, एंड्रोसियम है कि नहीं, गाइनीशियम है कि नहीं, इन सभी के देखकर पहचानेंगे। अगला प्रश्न है, पौधों को लैटिन नाम दिए जाते हैं क्योंकि लैटिन एक सरल भाषा है, पूरे विश्व में एक ही नाम रहेगा, लिखने में सरल है, अन्य भाषाओं के नाम गलत हैं। तो पौधों को लैटिन नाम इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि क्या होता है, पूरे विश्व में एक ही नाम रहेगा। सो ऑप्शन यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, पौधों के नामकरण का विज्ञान क्या कहलाता है? वर्गीकरण, द्विनाम पद्धति, पहचान, वर्ग की। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसको हमने पहले कराया है शायद, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पौधों के नामकरण का विज्ञान क्या कहलाता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अगला प्रश्न दिया है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो वर्गीकरण, नामकरण और पहचान से संबंधित है क्या कहलाती है? सिस्टमैटिक बॉटनी, इकोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी। सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला, या जो है सिस्टमैटिक बॉटनी, मतलब कि प्रणालीगत या फिर मतलब कि क्रमबद्ध वनस्पति विज्ञान कहलाएगा। अगला प्रश्न है, लिनियस को किसका श्रेय दिया जाता है? स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत, एंड जो है द्विनामकरण पद्धति, अर्जित लक्षणों की वंशागति, सीमित कारक का सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, द्विनामकरण पद्धति का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? वंश, कुल, जाति, स्पीसीज। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर स्पीसीज, हमने ऑर्डर पढ़ा ही नहीं। ऑप्शन सी हो जाएगा स्पीसीज। अगला प्रश्न है, एक्सोबायोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित? तो एक्सो मतलब क्या होता है, बाहर, इंडो मतलब क्या होता है, या फिर इंट्रो मतलब क्या होता है, अंदर। तो एक्सोबायोलॉजी का अध्ययन संबंधित है कि अध्ययन किससे संबंधित है? अन्य ग्रहों पर जीवन से, वायुमंडल में जीवन, भूमि में जीवन, एक्सोडर्मिस। सो एक्सोबायोलॉजी का मतलब होता है कि हम अनदर प्लेनेट्स पर जाकर जीवन का, लाइफ ऑन अनदर अदर प्लेनेट, या अनदर प्लेनेट मतलब कि जो अन्य ग्रह हैं उन पर जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है, क्या है वहाँ की लाइफ स्टाइल, इसके बारे में पता करें, यही क्या है, एक्सोबायोलॉजी है। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित श्रेणी में समान लक्षणों वाले पौधों के समूह को क्या कहते हैं? जाति, वंश, गण, टैक्सॉन। मतलब कि कोई कैटेगरी है जिसमें सेम कैरेक्टर वाले प्लांट आ रहे तो उसे हम टैक्सॉन कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, 5 राज्य वर्गीकरण प्रणाली किसने दिया था? तो आर एच व्हिटेकर ने दिया था। ऑप्शन सी वाला करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न है लीनियस की द्विनाम पद्धति का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है कि एक वंश नाम और दूसरा जाति नाम। सो ऑप्शन डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी टैक्सोनॉमी पद्धति किसी टैक्सॉन के हजारों लक्षणों का अध्ययन करती है? क्लासिकल टैक्सोनॉमी, कीमो टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, अल्फा टैक्सोनॉमी। सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। अगला प्रश्न है पौधों की उत्पत्ति विविधता और वर्गीकरण का अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन हैं? को क्या कहते हैं? क्लासिकल टैक्सोनॉमिस्ट, हर्बल टैक्सोनॉमिस्ट, अल्फा टैक्सोनॉमिस्ट, बीटा टैक्सोनॉमिस्ट। सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, उसे अल्फा टैक्सोनॉमिस्ट कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है निम्न में से किसने पौधों का प्राकृतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया? कैरोलस लिनियस, जॉन हॉचिंसन, बेंथम और हुकर, ओसवाल्ड टिप्पो। सो पौधों का प्राकृतिक वर्गीकरण जो है किसने दिया था? तो बेंथम और हुकर ने दिया था। और जो लिनियस ने दिया था द्विनामकरण पद्धति वह कृत्रिम थी। यह जो है बीएससी नर्सिंग का पीवाईक्यू क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है पादप जगत का सबसे प्राचीनतम समूह कौन सा? थैलोपाइट, ब्रायोफाइट एंड थर्ड ऑप्शन है टेडोफाइट, लास्ट ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म। तो पादप जगत का सबसे प्राचीन समूह जो है वह कौन है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा थैलोपाइट। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ब्रायोफाइट को जो है पादप जगत का उभयचर एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन क्रिप्टोगैम नहीं है? शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, एंजियोस्पर्म। सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। एंजियोस्पर्म क्या है? क्रिप्टोगेमस नहीं है। बाकी यहाँ पर शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा तीनों हैं। एंजियोस्पर्म में क्या होता है? पुष्प फूल बनते हैं, इसलिए फेनेरोगैम है। एक क्रिप्टोगैम नहीं। जो क्रिप्टोगैम होते हैं उनमें फूल फ्लावर नहीं बनता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन एक पूरा वनस्पति विज्ञानी थे? मतलब कि पेलियोबॉटनिस्ट थे। मतलब कि एक जीवाश्म वैज्ञान। यहाँ पर क्या है कि कौन एक जीवाश्मी वैज्ञानिक थे? बी माहेश्वरी, एस आर कश्यप, बीरबल साहनी, भीपुरी। तो आप लोगों ने सुना होगा NBRI, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी रिसर्च। NBRI नेशनल बॉटेनिकल नहीं, इसका नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ए नहीं होगा। ये तो लखनऊ में ये नहीं है। मतलब एक जो जीवाश्म विज्ञान करके एक मतलब पेलियोबॉटनी वाला इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, जो कि घूमने लायक है, जीवाश्म विज्ञान वाला। वहाँ जो है क्या है मतलब कि पेलियोबॉटनी है, साइंस है वहाँ पर। तो वो जो है बीरबल साहनी जो है वही क्या है पेलियोबॉटनिस्ट है। इन्होंने जो जीवाश्म विज्ञान का स्थापना किया था। ऑप्शन सी सही है। सो ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like this video, then don't forget to subscribe my channel and turn on the notification bell. Continue updates और लेटेस्ट क्वेश्चन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।